हेलो फ्रेंड्स, डियर चिल्ड्रन। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्ड होता है, जिस कारण से इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। फॉर एग्जांपल, पोटेशियम परमैंगनेट या ओस्मियम टेट्राऑक्साइड की प्रेजेंस में यहाँ पर एल्कीन का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन से यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट बनते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। किन कंडीशंस में ऑक्सीडेशन कराया जा रहा है उस पर आधारित यहाँ पर डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट बनता है, जो इनिशियल प्रोडक्ट बनता है, वो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप का इंट्रोडक्शन होता है। अर्थात एल्कीन के मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद OH ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो जाता है और इस तरीके से हाइड्रोक्सिलेशन एल्कीन का कहा जाता है। सो वी कैन राइट द हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ डबल बॉन्ड इन द फॉलोइंग वे। हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ डबल बॉन्ड the alkene on treatment with certain oxidizing reagents such as cold dilute potassium permanganate or osmium tetraoxide form 1,2 diols. This reaction is called as हाइड्रोक्सिलेशन। ये हमारी रिएक्शन हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन कहलाती है। तो अब हम यहाँ पर एक एक के साथ डिस्कस करेंगे। हाइड्रोक्सिलेशन विद कोल्ड डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट, और ये एल्केलाइन मीडियम में भी यूज होता है। एल्केलाइन मीडियम में alkenes are radially oxidized on treatment with called dilute 1% aqueous alkaline potassium permanganate solution. The products are vicinal or 1,2 diols or 1,2 glycols, and potassium permanganate is reduced into MnO2। यहाँ पर ये इस प्रकार से MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है। लेट अस, हमारे पास सपोज ये एल्कीन है R C R dash डबल बॉन्ड C R डबल डैश H पोटेशियम परमैंगनेट कोल्ड
डाइल्यूट एल्केलाइन मीडियम। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से R1 OH और OH H एंड R प्लस MnO2, ये यहाँ पर रिएक्शन होती है। ये यहाँ पर 1,2 डायोल्स फॉर्म हो जाता है। दैट इज द हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ दिस एल्कीन बाय द पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। This reaction forms the basis of well-known Bayer test for detecting the presence of carbon-carbon multiple bond, that is presence of unsaturation। ये बेयर टेस्ट को रिएक्शन कंफर्म करती है, जिसके द्वारा हम कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड को कंफर्म करते हैं, अर्थात अनसेचुरेशन यहाँ पर टेस्ट किया जाता है कि उसमें कितना अनसेचुरेशन है। ड्यूरिंग द रिएक्शन द वायलेट कलर ऑफ potassium permanganate is decolorizes and a brown color of MnO2 is obtained। जब रिएक्शन होती है तो जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट का वायलेट कलर होता है वो डिकलराइज हो जाता है और एक ब्राउन कलर डेवलप होता है जो MnO2 का होता है। तो हमारे रिएक्शन को यहाँ पर कंप्लीशन को शो करता है। अब इसकी अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो किस प्रकार से यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट वर्क करता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस सिस्टम। एज वी नो एल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देती है, तो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पर कंसीडर की जाती है। इसकी मैकेनिज्म उसी के आधार पर होगी। यहाँ पर लेट अस, हमारे पास यहाँ पर एक एल्कीन मॉलिक्यूल है, इसमें दिस इज परमैंगनेट आयन, ये इस पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इधर अटैक होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बनेगा, ये दोनों ऑक्सीजन एटम यहाँ पर ऐड हो गए, मैग्नेट ऑक्सीजन नेगेटिव एंड ये दिस इज मैग्नेट एस्टर। ये यहाँ पर इस प्रकार से ये मैग्नेट एस्टर फॉर्म होता है और इसके बाद यहाँ पर इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, तो H आयन OH आयन के द्वारा, तो यहाँ पर दोनों स्थानों पर यहाँ अल्कोहलिक ग्रुप आ जाता है, प्लस यहाँ पर मैंगनीज का इस प्रकार से ये बनता है, जो आगे चल के यहाँ पर ब्रेक हो जाता है और MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ एल्कीन एंड पोटेशियम परमैंगनेट।
तो इस प्रकार से यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो दोनों OH ग्रुप है, यहाँ पर जो दोनों OH ग्रुप आ रहे हैं कार्बन के डबल बॉन्ड के एक ही साइड में आ रहे हैं, अर्थात यहाँ पर जो दोनों OH होंगे वो सिस एडिशन यहाँ पर शो करेंगे। यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट से सिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप इंट्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर किसी एल्कीन में पोटेशियम परमैंगनेट का यहाँ पर एडिशन करते हैं तो यहाँ पर इसके द्वारा जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर ये OH होगा और ये OH होगा, ये दोनों सिस पोजीशन पर होंगे, जबकि यहाँ पर जो H होंगे वो दोनों सिस पोजीशन पर होंगे, अर्थात दोनों OH हमारे यहाँ पर सिस पोजीशन पर इंट्रोड्यूस होते हैं। तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारा जो पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा ऑक्सीडेशन के बाद जो दोनों एल्कोहलिक ग्रुप इंट्रोड्यूस होते हैं एल्कीन के कार्बन कार्बन पर, तो वो सिस पोजीशन पर होते हैं, अर्थात डबल बॉन्ड के एक ही साइड में होंगे, एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं ना। अब हमारे पास यहाँ पर एक दूसरा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है जिसको हम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के नाम से जानते हैं। तो उसकी वर्किंग यहाँ पर किस प्रकार से होती है, तो जिस प्रकार से यहाँ पर इसकी पोटेशियम परमैंगनेट की वर्किंग है, सेम उसी प्रकार से इसकी भी ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की भी वर्किंग होती है। और जो यहाँ पर एल्कोहलिक ग्रुप इंट्रोड्यूस होंगे वो भी सिस पोजीशन पर ही होंगे और डबल बॉन्ड के एक ही साइड में होंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का यहाँ पर हम मैकेनिज्म रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास एक एल्कीन है और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड हमारे पास ये है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका एडिशन होगा, ये डबल बॉन्ड का, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर होंगे और ये इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा और यहाँ पर CH R डैश और O, यहाँ पर OS और डबल बॉन्ड। उसके बाद ये ब्रेक कर जाता है और CH R डैश OH एंड OH और यहाँ पर हमारे पास जो बचेगा प्लस OSO3, यहाँ पर ये आयन बचता है और ये हमेशा यहाँ पर Na2SO3 और NaHSO3 की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस होती है, तब ये हमारे पास इसका डिसोसिएशन होता है और यहाँ पर ये दो एल्कोहलिक ग्रुप इंट्रोड्यूस होते हैं। जब हमारी ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ रिएक्शन होती है तो वहाँ एल्केलाइन सॉल्यूशन था, यहाँ पर सोडियम सल्फाइड या यहाँ पर NaHSO3 की प्रेजेंस में ये हाइड्रोलाइसिस होकर रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी दोनों OH हमारे डबल बॉन्ड के एक ही साइड में ऐड हुए, अर्थात ये भी सिस एडिशन यहाँ पर शो करता है। इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के अगर सपोर्ट में अगर हम बात करें तो सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है CH3। जब यहाँ पर हमारा ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के द्वारा ऑक्सीडेशन होगा तो ये जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो इस प्रकार से होगा। ये किसी भी प्लेन में हो सकता है, ये CH3 एवो प्लेन में भी हो सकते हैं, ब्लो प्लेन में भी हो सकते हैं। ओवरऑल हमारा कहने का रिप्रेजेंट करने का मीनिंग ये है कि जो ये दोनों OH है वो किसी एक प्लेन में होंगे। OH यदि एवो प्लेन में है तो CH3 दोनों बिलो प्लेन में होंगे, और अगर OH यहाँ पर हमारे बिलो प्लेन में है तो CH3 हमारे एवो प्लेन में हो जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर ये हमारे जो एडिशन है वो सिस एडिशन शो करता है। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं अगर दर्शाना चाहें तो OH यहाँ पर हो जाएंगे और ये दोनों CH3 फिर
बिलो द प्लेन हो जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास ये इसका एडिशन होता है और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें इंट्रोड्यूस होते हैं। तो अब दोनों ही रिएजेंट यहाँ पर सेम टाइप का कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। हमारे पास चाहे पोटेशियम परमैंगनेट हो चाहे ओस्मियम टेट्राऑक्साइड हो, दोनों में एक ही तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो हमारे पास कौन सा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट इस काम के लिए बेटर होगा? तो अगर हम इस बेटर की बात करें तो यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पोटेशियम परमैंगनेट इज वेरी मच रिएक्टिव, सो इट इज नॉट सेलेक्टिव। KMnO4 potassium permanganate is very reactive, so it is not selective. It reacts very fast. Second point, osmium tetroxide is very much expensive and it is a toxic reagent, so potassium permanganate is better than ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। अगर हम ओस्मियम टेट्राऑक्साइड और पोटेशियम परमैंगनेट की कंपैरिजन करते हैं तो ये जो दो इम्पोर्टेंट रीजन है कि एक तो पोटेशियम परमैंगनेट बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है जिसके कारण उसकी सेलेक्टिविटी बहुत कम है, वो सेलेक्टिव नहीं है, जबकि ओस्मियम टेट्राऑक्साइड उतना रिएक्टिव नहीं है, वो सेलेक्टिव ज़्यादा है ना। दूसरा केस यहाँ पर इम्पोर्टेंट केस, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और दूसरा वो टॉक्सिक नेचर शो करता है, सो इसलिए वो यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट के कंपैरिजन में बहुत ही कम यूज़ होने वाला रिएजेंट है, वो बेटर नहीं है। पोटेशियम परमैंगनेट बेटर देन ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, वेरी रिएक्ट, सो इट इज नॉट सेलेक्टिव, इट रिएक्ट्स वेरी फास्ट। वाई, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, वाई ओस्मियम टेट्राऑक्साइड इज वेरी सेलेक्टिव। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन होता है। बट यहाँ पर हमारे पास जो हमने पोटेशियम परमैंगनेट की बात की थी तो उसमें हमने कहा था कोल्ड डाइल्यूट कंडीशन में हम उसका इस द्वारा ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। अगर कोल्ड डाइल्यूट कंडीशन ना हो कि हम हॉट कंडीशन में लेते हैं तब कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या रिएजेंट बनेगा। तो जो हमारे रिएजेंट बनते हैं कि जो हमारे प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, प्रोडक्ट डायरेक्टली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ऑक्सीडेशन with hot KMnO4, यहाँ पर दो कंडीशन है। नंबर वन, टर्मिनल एल्कीन। टर्मिनल एल्कीन, अगर हमारे पास सपोज टर्मिनल एल्कीन है जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके द्वारा अगर हॉट KMnO4 के द्वारा ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन होता है तो CH2OH और ये फर्दर यहाँ पर ब्रेक हो जाता है और HCOOH प्लस HCOOH और ये फर्दर ब्रेक हो गई यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। अर्थात यहाँ पर जो टर्मिनल एल्कीन होंगी वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगी, यहाँ पर वो बॉन्ड पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है और पहले वो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बनाता है जो उसके अकॉर्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और वो फर्दर यहाँ पर डिसोशिएट होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक हो जाता है। एक दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, सपोज हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर भी हमारे पास हॉट KMnO4 है तो यहाँ पर हमारे पास जो बनेगा CH3COOH ये बनेगा प्लस HCOOH। तो यहाँ पर जो हमारा फार्मिक एसिड होगा ये फार्मिक एसिड ब्रेक हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल में, ये ब्रेक हो जाएगा ना। अब हमारे पास सपोज इस प्रकार का कोई एल्कीन है C डबल बॉन्ड CH2, तो जब इसका ऑक्सीडेशन होगा
इसका ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट फॉर्म होंगे वो एक तो एसीटोन मॉलिक्यूल मिलेगा प्लस दूसरा फार्मिक एसिड मिलेगा। तो फार्मिक एसिड यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा आगे चल के कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में। ये जो एसीटोन मॉलिक्यूल है ये एज सच बना रहेगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि एसीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। जब इसका ऑक्सीडेशन फर्दर पॉसिबल नहीं है तो ये एज सच रहेगा। ये यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, ये एसिटिक एसिड है और ये हमारे पास फार्मिक एसिड है। तो इन सब का डिसोसिएशन हो जाएगा, बट यहाँ पर जो कीटोन फॉर्म होगा कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो ये थी हमारी टर्मिनल एल्कीन का केस। जब हमारे पास टर्मिनल एल्कीन का हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड फर्दर डिसोसिएट होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक हो जाता है। बट यदि हमारे पास कहीं पर कोई कीटोन बन रहा है तो कीटोन का ऑक्सीडेशन ना होने के कारण वो एज सच बना रहेगा, उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा ना। अब हम बात करते हैं सेकंड केस, जब हमारे पास टर्मिनल एल्कीन ना हो कि कोई जनरल एल्कीन हो जिसमें मल्टीपल बॉन्ड बीच में कहीं पर आ रहा। नॉन टर्मिनल एल्कीन, लेटस हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH, यहाँ पर इस प्रकार से ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। जब इसका ऑक्सीडेशन होगा CH3 C डबल OH प्लस CH3 C डबल OH, ये एसिटिक एसिड बनेगा और ये भी एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल बनेगा। लेट अस सेकंड केस, हमारे पास CH3 एंड CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 एंड H। तब यहाँ पर जब ऑक्सीडेशन होगा तो एक एसीटोन मॉलिक्यूल बनेगा, एसीटोन, और दूसरा यहाँ पर एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल बनता है। और तीसरा केस अगर हमारे पास इस प्रकार से कोई एल्कीन है, सपोज ये एक एल्कीन है, तो इसका जब ऑक्सीडेशन होगा तब हमारे पास एक तो एसीटोन मॉलिक्यूल बनेगा और दूसरा ये हमारे पास एक कीटोन फॉर्म होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे जब नॉन टर्मिनल एल्कीन का केस है तो ये डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पर एक दोनों एसिड फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पर एक कीटोन और एक एसिड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर दोनों कीटोन फॉर्म हो रहे हैं। तो ये दोनों एसिड भी हो सकते हैं, दोनों एसिड भी हो सकते हैं, एक एसिड एक कीटोन भी हो सकता है, दोनों कीटोन भी हो सकते हैं। ओवरऑल ये पूरा कुछ डिपेंड करता है नेचर ऑफ एल्कीन पर। एल्कीन का जैसा नेचर होगा उसी पर डिपेंडिंग यहाँ पर डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। अर्थात हम हॉट कंडीशन में जब किसी भी एल्कीन का एल्कलाइन मीडियम में यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा ऑक्सीडेशन करते हैं तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और एसिड एल्डिहाइड कीटोन प्राप्त होते हैं। जबकि हम अगर कोल्ड डाइल्यूट कंडीशन में रिएक्शन कराते हैं तो केवल 1,2 डाइऑल हमें ऑब्टेन होता है। अर्थात डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद दोनों कार्बन एटम के साथ एल्कोहलिक ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो जाता है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है जब हम हॉट कंडीशन में और कोल्ड कंडीशन में पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शन कराते हैं, और इस प्रकार से यहाँ पर एल्कीन ऑक्सीडाइज हो जाती है। थैंक यू।